गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग काफी सारा हिस्सा अपना कर चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आप भर चुके हैं, इसलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है तो अपनी स्कूल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर भी टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए बेकरार है। आप जाइए तो वो इस तरह चीज का ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। आप 12th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड एग्जाम होंगे ही होंगे क्योंकि फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। आज हम लोग आपका 5वां चैप्टर इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड कर रहे हैं और ये भी चैप्टर 2 हिस्सों में है। और आज हम पहला हिस्सा देख रहे हैं, हाउ योगा हील्स। इस चैप्टर में सामान्यतः ये बात की गई है कि दुनिया को भारत की तरफ से क्या गिफ्ट मिले हैं। तो पहला हिस्सा है योगा, जो कि भारत ने दुनिया को दिया है और दुनिया ने उस चीज को फॉलो किया है। और आज का जो चैप्टर है, वो आज का जो हिस्सा है हाउ योगा हील्स, ये लिखा गया है टिमोथी बर्जिन द्वारा। किसके द्वारा? टिमोथी बर्जिन, उनके द्वारा लिखा गया है। खुद कौन है? एक योगा इंस्ट्रक्टर है, राइटर है और योगा एक साइट है, उसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है yogabasics.com के। तो उन्होंने योगा के बारे में जो लिखा आज के चैप्टर में हम देखेंगे। आज आधा हिस्सा करेंगे, आधा हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सक्यूज मी। So let's start the chapter. It has become common knowledge कि ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि योगा is good for you, कि आपके लिए योगा बहुत सही है, अच्छा है। Currently yoga is being used as a therapy. वर्तमान में योगा को थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है कई बीमारियों में। कौन कौन सी बीमारियां? कैंसर, इनफर्टिलिटी होता है बांझपन, चाहे वो पुरुषों में हो या स्त्रियों में। लंग डिजीज, लंग यानी फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग में तंत्रिका तंत्र है उस पे अटैक करता है। धीरे धीरे हम याददाश्त खो लेते हैं, सहन करने, महसूस करने की शक्ति चली जाती है। धीरे धीरे इंसान का शरीर जो है वो स्टिफ या अकड़ जाता है, बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह से ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है। उसका इलाज भी फिर पार्किंसंस डिजीज, बात पार्किंसंस होती है कि इंसान के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है और धीरे धीरे इंसान का शरीर पूरा कांपने लग जाता है। आप देखेंगे कई लोगों के हाथ पैर कंटिन्यू कांपते रहते हैं, तो वो पार्किंसंस बीमारी है। इंसोम्निया अनिद्रा की बीमारी, जिसमें इंसान को नींद कम आती है, धीरे धीरे एक लॉन्ग टाइम के बाद उसकी नींद उड़ते चले जाती है। तो ये योगा थेरेपी से ठीक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जो सामान्य तौर से आजकल 50% लोगों को होती है। उसके बाद है जॉइंट पेन। लगभग 90% लोग इस बीमारी से ग्रसित है। जॉइंट यानी कि जितने भी हमारे हड्डियों के जॉइंट्स हैं, चाहे हाथों के हो चाहे पैरों के हो, सब में भयंकर दर्द होता है। धीरे धीरे उसमें जकड़न आ जाती है, कट की आवाज आती है। तो इस तरह से जॉइंट पेन, तो ये सब बीमारियों के लिए योगा एक थेरेपी के रूप में काम लिया जा रहा है। येट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस कि इतनी बीमारियों के लिए योगा फायदेमंद है, फिर भी आजकल भी लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है, जागरूकता है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, और समझ कम है कि योगा किस तरीके से इन बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, और यहाँ तक कि योगा और मेडिकल कम्युनिटी यानी कि चिकित्सक समाज जो है या योगा समाज जो है, आयुर्वेदिक समाज है, उन लोगों में भी इस चीजों की जानकारी और जागरूकता कम है कि योगा किन किन बीमारियों में फायदा करता है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। 3 चीजें हैं, स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। डिजीज यानी कि बीमारी,
इन तीनों में क्या संबंध है ये समझने की जरूरत है। कैसे? स्ट्रेस यानी तनाव, योगा और बीमारी, इन चीजों में क्या आपसी संबंध है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनको समझना जरूरी है कि अगर बीमारी है तो वो योगा जो है स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करेगा और हमारे शरीर को कैसे वापस वर्किंग में लाएगा। और काफी सारे केसेस हमने ऐसे भी सुने, यहाँ तक कि मैंने खुद एक ऐसा केस देखा है कि इंसान को ब्लड कैंसर है और उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ योगा को अपनाया और आज 90 वर्ष की उम्र में जी रहे हैं। तो इस तरीके से योगा हमारी जिंदगी को हेल्प करता है। Medical research estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related. मेडिकल रिसर्च ने ये बताया है कि हमारी जिंदगी में 90% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस यानी हमारे मानसिक तनाव। हम सब कुछ न कुछ टेंशन में रहते हैं, तनाव लेते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, चीज नहीं होती है फिर भी सोच लेते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं, हमारे दिमाग को स्ट्रेस देते हैं। तो इस स्ट्रेस से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां हैं। A few of the many disease and conditions that have been linked to an overactive stress response include, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ स्ट्रेस से जुड़ी है। ओवर एक्टिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। कई बार तो हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता या हमारे से जुड़े जो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं उनमें कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, कई बार उनके दिमाग की नसें फट जाती हैं। तो ये स्ट्रेस के कारण है। अब इसमें काफी सारी बीमारियां गिनाई हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियो हृदय से जुड़ी, और वैस्कुलर हमारे शरीर में बारीक बारीक वेन्स है, नसें हैं, इन नसों से जुड़ी बीमारी भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे दिमाग में सारी तंत्रिकाएं इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि हमारे शरीर का ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ जाता है और हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को आगे फेंकता है। एकदम से ब्लड फ्लो तेज आएगा हार्ट तक, वो एकदम तेज गति से फेंकेगा तो उसमें तेजी से ब्लड आया, लेकिन ब्लड हार्ट उसी चीज उतना ही उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही वर्क करेगा। अगर उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा तो अटैक आ जाएगा, नहीं तो कई बार ये होता है कि हमारे खान पान की वजह से हमारी नसों के अंदर फैट जम जाती है। फैट चिकनाई जो हमारी नसों के अंदरूनी हिस्से को छोटा कर देता है, जहां से खून पास भी नहीं हो पाता और अटैक आ जाता है। कई बार ब्लड फ्लो इतना तेज होता है, हमारी तंत्रिकाएं डैमेज हो जाती है। कहते हैं दिमाग में खून का, सिर में खून का थक्का जम गया क्योंकि अंदर की नस फट गई, तो पैरालिसिस आ जाता है। इस तरीके से ये ब्लड फ्लो और स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन, इंसान कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, वो मेंटली टेंशन में रहने लगता है। एंजाइटी, व्याकुलता, हर वक्त कुछ न कुछ उत्तेजित रहता है, कभी तोड़ फोड़ करेगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये बीमारियां एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस, और कई तरह की डायबिटीज भी स्ट्रेस से जुड़ी रहती है। सामान्य तौर पे हम लोगों ने ये देखा है कि डायबिटीज खाने से कम जुड़ी है। आप चाहे कितना भी मीठा खाए, लेकिन अगर मेंटली रिलैक्स है और शारीरिक वर्क कर रहे हैं तो आपका जो शुगर आपने खाया है वो वापस कंज्यूम हो जाता है, ब्लड आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पहले से उनको शुगर है या नहीं भी है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, लंबे दौर तक 2-3 महीनों तक अगर वो स्ट्रेस में रहे, टेंशन लें, तो उनका शुगर लेवल उनमें बढ़ जाता है। तो उनके हार्मोन्स जो इंसुलिन स्रावित होता है वो नहीं हो पाता या इफेक्ट करता है, तो क्या करता है उसका जो शुगर लेवल है बॉडी वो बढ़ जाता है, उनको शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से डायबिटीज होती है। तो स्ट्रेस जो है हमारे शरीर की 90% बीमारियों की वजह है। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या है? ये जो शब्द है स्ट्रेस दिखता छोटा है, 6 अक्षरों का शब्द है, लेकिन पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब करके रख देता है। इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और फाइट और फ्लाइट। स्ट्रेस क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, या एक इसको इजी टर्म में कहा है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट
फ्लाइट यानी भागना, फाइट यानी लड़ना। किसी भी परिस्थिति के दो तरीके होते हैं, या तो आप परिस्थिति से लड़िए या उसको छोड़ के भाग जाइए। अगर हमारे दिमाग में एकदम क्लियर कट पिक्चर है कि मुझे इस परिस्थिति से लड़ना है, या कई बार इंसान कहता है मुझसे तो नहीं हो रहा और वो छोड़ देता है, तो वो होता है फ्लाइट। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं होते, दोनों में से कोई एक निर्णय नहीं होता, इंसान उलझन में रहता है, खूब सोचता है, खूब तनाव लेता है। उस दौरान की जो स्थिति होती है वो है स्ट्रेस। जब तक निर्णय नहीं होता तो फाइट और फ्लाइट के बीच की जो लड़ाई है, वो जो समय है इंसान टेंशन में जो बिताता है, सोच में, विचार में, घबराहट में, वो है स्ट्रेस। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस होता है क्षणिक, वर्ड है इंस्टेंटेनियस यानी कि क्षणिक, तुरंत, जो क्षण भर में जो आवेग आता है। सर्ज इन हार्ट रेट, सर्ज यानी बढ़ोतरी, SURG, बढ़ोतरी। हमारे हार्ट रेट यानी कि हृदय गति या पल्स रेट, नाप सकते हैं हमारे हार्ट की रेट यहाँ से। आप अपने हार्ट रेट यहाँ से नाप सकते हैं, डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से नापते हैं, कई लोग यहाँ से नापते हैं। तो अगर ये है नॉर्मल है, 72 से 90 के बीच में तो नॉर्मल है, लेकिन उससे तेज है तो हमारी हार्ट रेट तेज हो जाती है। तो जब भी स्ट्रेस होता है, या तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज होगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक हृदय से जुड़ी हुई जो गति है वो तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, स्वेटिंग, पसीने पसीने हो जाते हैं, शैलो ब्रीदिंग, एक तो हम होते हैं गहरी सांस लेते हैं, और एक आप किसी को तो देखो नॉर्मल गुस्सा जब आता है तो सांस क्या करता है, वो इस तरह से लेता है धीरे, मतलब उसकी सांस गहरी नहीं होती है, लेता है लेकिन जल्दी 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 लेता है। गुस्सा आता है तो हमारा अपने पे कंट्रोल नहीं रहता, एकदम से हृदय गति बढ़ जाती है, और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपने नोटिस किया होगा तो हाथ पैर भी कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है हमारे शरीर का वो बिगड़ जाता है। तो शैलो ब्रीदिंग, एक होता है डीप ब्रीदिंग, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा साथी क्या कहता है, डीप ब्रीदिंग लो। आप जितना गहरी सांस लेते हो फिर क्या आपका कंट्रोल सांसों पे होता है, दिमाग से वो बातें बाहर निकल जाती है। तो शैलो ब्रीदिंग। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या है कि हम कई तरह के बीमारियों, जैसे शुगर भी कम होता है जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कंबाइंड विद द टेंसिंग ऑफ मसल्स। और आखिर में क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां इनमें खिंचाव आता है। आप देखेंगे कि हमारे हाथों में कई बार गुस्सा आता है, नसें एकदम तन जाती है और मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, हाथ पैर यूं अकड़ने लगते हैं। कब? जब हमें टेंशन होता है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन। और ये तो बाहरी है जो हमारे शरीर में लोगों को दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी चेंज क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन शक्ति है, उसको वो बंद कर देता है। गुस्सा आने लगता है, हमारा शरीर पूरा स्ट्रेस से, पूरा हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है, जो बाहरी हमारे जो लुक्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो वो डाइजेशन को बंद कर देता है एंड एलिमिनेट्स एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे शरीर में पूरे में ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट से दिमाग में आता है और वापस नीचे। तो किसी भी हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। आप कभी अंगुली में रबर बैंड बांध के देखते हैं तो क्या पड़ता है, ये अंगुली नीली हो जाती है, धीरे धीरे सुन्न होने लगती है। तो आप ये सोचो कि जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट रेट इतनी बढ़ जाती है कि ब्लड, वो हार्ट समझ ही नहीं पाता ब्लड फेंकना है कि लेना है, तो हार्ट रेट एकदम बहुत तेज होती है, धीरे धीरे, मतलब अंदरूनी तौर पे हमारा जो ब्लड सप्लाई है या तो बहुत तेज हो जाता है या बंद होने लगता है। और हमारे किसी भी ऑर्गन को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई अगर दिमाग में नहीं होती तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? ब्लड सप्लाई के साथ साथ बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। हमारा खून ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कैरियर है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं फेफड़े, लेकिन फेफड़ों तक लाता कौन है? खून।
तरीके से हमारी अंदरूनी पूरी मैकेनिज्म बिगड़ जाती है। The fight or flight response prepares us to respond to any environmental threat by fighting against or fleeing from it. एक शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है, ये फाइट और फ्लाइट की जो चीज है हमारे दिमाग को या हमारे शरीर को शॉर्ट टर्म के लिए तो वो तैयार करता है कि परिस्थितियों से या तो भाग जाए या लड़ ले, लेकिन बट इन लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए अगर ये परिस्थिति बनी रहती है तो इंसान या तो लड़ने वाला हो जाता है, उग्र हो जाता है, या हमेशा के लिए कायर हो जाता है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ हमारे शरीर का रोज का काम अगर बन जाए तो वो हार्मफुल है। प्लेसिंग एक्सेस वेयर एंड टियर ऑफ बॉडी सिस्टम, हमारा शरीर बार बार अगर स्ट्रेस लेगा या तो वो तेज काम करेगा या बिल्कुल, तो हमारा शरीर क्या करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, हमारे शरीर में ताकत है, वो क्षमता है कि बीमारियों से शरीर लड़ लेता है, और छोटी मोटी बीमारियों से तो बिना दवाई के भी हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस बार बार रहेगा तो हमारा शरीर बीमारियों का आदी हो जाएगा, धीरे धीरे बीमारियों का घर हो जाएगा। Chronic stress can lead to continuous high levels of cortisol. Cortisol एक हार्मोन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को और हृदय को कंट्रोल करता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लंबे समय तक अगर इंसान तनाव में रहता है तो इंसान का जो कॉर्टिसोल है वो भी इफेक्ट होगा, और जिससे वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। अगर कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल है तो वो हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और हम सामान्य जीवन जीते हैं, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। और ये कॉर्टिसोल हमारे मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, और अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप। लेकिन अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं तो वो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा इम्यून होता है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता। अभी कोरोना चल रहा है, वही इंसान सेफ है जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी ज्यादा है, वरना जिसकी इम्यूनिटी कम है या शरीर में पहले से कोई बीमारी है, अस्थमा है, खांसी जुकाम है, और या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसको कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं, और कोरोना चलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें रोगों से बचाकर हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रातों में अक्सर नींद नहीं आएगी या थोड़ी नींद के बाद हम जाग जाएंगे, तो हमारा इंसान को अगर प्रॉपर नींद नहीं मिलती, डीप स्लीप ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटों की गहरी नींद, और नॉर्मल लाइफ में 6 घंटे की नॉर्मल, क्योंकि हम सोते ही तो एकदम गहरी नींद में नहीं होते, लेकिन कई लोगों को ये अद्भुत क्षमता होती है, सोते ही गहरी नींद में हो जाते हैं और उठते हैं तो ऐसे जागते हैं जैसे पता नहीं कहाँ से गहरे कुएं से निकल के आए, मतलब इतनी गहरी नींद होती है उनकी, गहरी नींद। सामान्य तौर पे कहते हैं हमारे शरीर को गहरी नींद आने में घंटा भर लगता है, और एक बार हमारी नींद टूट जाए तो वापस उसको नॉर्मल होने में घंटा भर लग जाता है। तो 4 घंटे की गहरी नींद, डॉक्टरों ने बोला 6 घंटे की सामान्य नींद हमारे हर इंसान को जरूरी है। इससे कम, एक तो हम इच्छा से कम ले लें, और एक हमें नींद ही नहीं आ रही, बिस्तर में पड़े हैं और करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कहीं कुछ सोच रहे हैं, तो ये बीमारी है, 1-2 दिन की नहीं, अगर लंबे समय तक हमारा इस तरह के हमारे साथ होता है तो ये बीमारी है। तो हमारी नींद कम हो जाती है, अपने आप समझ जाओ कि हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह कॉर्टिसोल। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यानी कि भूख।
हमारी भूख कम हो जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, ना नींद आ रही है, हम कहते हैं ना तो जी लाग रही है, ना नींद आ रही है और ना ही भूख लाग रही है। तो मतलब आप यहाँ बीमारियों के चपेट में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल डिस्टर्ब हो गया है। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट। अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। आप देखो कई लोगों की हार्ट रेट 100 से बाहर होती है, 90 हम नॉर्मल मान के चलते हैं, 72 से 90। लेकिन अगर 100 से बाहर है तो डेफिनेटली समस्या की बात है। ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? फैट होता है। हम जो खाते हैं हर चीज में घी तेल होता है। शरीर हमारा क्या अगर नॉर्मल है तो उस घी तेल को कंज्यूम कर लेता है। अगर कॉर्टिसोल डिस्टर्ब है तो क्या करेगा? वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और जो हमारे खाने में फैट होता है उसको डाइल्यूट नहीं करता, हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पाती और वो फैट हमारे जो खून की नसें हैं उनके अंदर, मान लीजिए खून की बारीक सी नस है तो वो अंदर की परत से जमना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 जाते जाते वो नस बंद हो जाएगी तो खून सप्लाई रुक जाता है। कहते हैं ना हार्ट अटैक आया, वो हार्ट अटैक या तो टेंशन की वजह से आता है क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, टेंशन नहीं है, नॉर्मल लाइफ जीते जीते भी अगर, तो ये वाली स्थिति बनी हुई है, यानी कि नसों में फैट जम गया, खून की सप्लाई हृदय को नहीं मिल रही है। फिर ऑपरेशन किया जाता है, स्टेंट लगते हैं, कई बाईपास, अलग अलग तरह के। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं फैट कम खाइए और अगर आपने खाया तो फिजिकल वर्क करके उस फैट को बचाइए। मोटापा किसी न किसी रूप में नुकसानदायक ही है। तो वो जो स्थिति ये आती है ये भी कॉर्टिसोल, अगर कॉर्टिसोल डिस्टर्ब है तो भी आती है। एंड रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, ये स्थिति हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए मतलब स्ट्रोक के रूप में हानिकारक है। The byproducts of cortisol act as sedatives which can lead to change in mood and especially to feeling of depression। अब cortisol अगर ज़्यादा बढ़ता है तो या तो इंसान का मूड एकदम फ्लक्चुएट करता है, कभी तो एकदम वो शांत होता है और एकदम से गुस्सा आ जाता है, जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा गुस्सा आ जाता है, और या फिर उसके क्या होगा स्पेशली फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और कई बार इंसान पूरा डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी जो चीजें ये कॉर्टिसोल की वजह से। तो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की हमारे शरीर के अंदर के हिस्से की। Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response। लेकिन हमारा शरीर जो है सामान्य जीवन जीते हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि वो ये स्थिति जो बनती है फाइट और फ्लाइट, इसको कंट्रोल कर सकता है। हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ये बीच में लड़ाई वाली स्थिति नहीं चलती। इंसान अपने दिमाग में एकदम क्लियर होता है कि मुझे स्थिति में क्या करना है। अगर मैं चीज से लड़ सकता हूँ, स्ट्रेस को पार कर सकता हूँ, तो तुरंत डिसीजन होता है कि नहीं मुझे इस चीज से लड़ना है। और अगर भागना है या छोड़नी परिस्थिति को कि ये मेरे हैंडल से बाहर है, तो वो तुरंत डिसीजन लेता है। लेकिन अगर इंसान डिसीजन नहीं ले पाता 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो ये समस्या हो जाती है। उसके बाद कॉल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। बॉडी जो है वो रिलैक्स करना जानती है। The parasympathetic nervous system becomes activated when the threat or stressor has passed or ended। जब हमारा शरीर जो है या तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, या जब स्ट्रेस खत्म होता है तो हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स है, इम्यून सिस्टम है, जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर आप स्ट्रेस के दौरान या बीमारी के दौरान अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनके जो ब्लड काउंट्स होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स और वो सारे सब बढ़े हुए आते हैं। अगर आपके ब्लड में बढ़े हुए काउंट से, इसका मतलब आपका शरीर बीमार है। वरना कैसे पता चलेगा? डॉक्टर कहता है ना कि आप ब्लड टेस्ट करा दो, आपको पता नहीं उस ब्लड टेस्ट में 10 तरह तरह के नंबर्स लिखे हुए आते हैं, नाम होते हैं सामने, नंबर्स होते हैं। डॉक्टर देखते ही समझ जाता है। क्यों? क्योंकि कईयों के आगे एल 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 लो लो, कईयों के आगे एच एच एच। जो एच है इसका मतलब आप
आपका शरीर किसी बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, बीमारी है और वो उससे कोशिश कर रहा है लड़ने की। तो जब भी बीमारी हमारे शरीर को लगती है, हमारी जो WBC और RBC वो इकट्ठी हो जाती है, वो इकट्ठी होकर लड़ती तो उनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है। कहते हैं ना, हमारे में भी कहीं झगड़ा होता है, पूरे मोहल्ले वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उस झगड़े को सुलझाने के लिए। वही चीज हमारे शरीर के साथ होती है। बट इट कैन ऑल्सो बी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रेथ एंड बाय रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल। लेकिन हमारा जो शरीर इम्यून सिस्टम है वो लंबा भी चल सकता है। कैसे? या तो गहरी सांसें लें, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, या हम लोग जो है वो योगा करें, अपने बॉडी मसल्स को पावरफुल बनाएं। स्केलेटल मसल होते हैं, शारीरिक जो मसल होते हैं, ये आपके शरीर में जगह जगह मांस पेशियां है, उनको तनाव से हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, जब भी कोई स्ट्रेस होता है हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांसें ले लेके हमारे बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, ये था हमारा आज का हिस्सा। अभी आधा चैप्टर बाकी है, इस पार्ट का भी आधा बाकी है, उसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड।